नमस्कार दोस्तों, फिर आपके लिए सोशोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आने वाले आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक नए प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुस्तकों में जीएस घुरिये के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जो भी नीचे पुस्तकें हैं, बुक्स, मैंने कहा 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बार बार आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जीएस घुरिये की, जीएस घुरिये की आपको पता है, मैं कई सारी बुक्स लिखा चुका हूँ, जिसमें आपको पता है वैदिक इंडिया, इंडिया साधुज, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये कुछ किताबें आपको पता होनी चाहिए। कास्ट, रेस इन इंडिया, ये बहुत सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई। तो इसमें से पूछा गया है कि जीएस घुरिये के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो सिंपल सा प्रश्न है कि जीएस घुरिये के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन लिखी गई। इसके अलावा जो इसमें और कुछ ऑप्शंस हैं उसको ध्यान रखिएगा। कास्ट इन इंडिया, इस पुस्तक को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, फिर भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, ये भी आप याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये कास्ट से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। श्रीधर केतकर इसके रचयिता माने जाते हैं, केतकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, नपेंद्र दत्त के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इन तीनों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन, कास्ट, क्लास इन रेस भी इन्हीं की पुस्तक है। कास्ट इन इंडिया डॉक्टर अंबेडकर की, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया श्रीधर केतकर की, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नपेंद्र दत्त की ये पुस्तक लिखी गई है। तो किताबों के नाम आपको जरूर याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम का सही क्रम क्या बताया? सिंपल सा प्रश्न था, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता है, और मैं पहले भी पूछा, पुराने पेपरों में भी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। कांट के मानव विकास का तो कांट ने, कांट का मतलब वो कांट नहीं, अगस्त, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया, अगस्ट कांट है, इसको याद रखिएगा। कांट मत करिएगा, कामटे करिएगा, कांट अलग व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय नियम बताया, सिंपल सी बात है। उसने मानव विकास की अवस्थाएं बताई थी। पहले मानव कैसा था? धार्मिक, हर चीज़ों को ईश्वर के बलबूते पर धार्मिक विचार से इसको सोचता था। दूसरा, धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ा सा मानव का विकास हुआ, बुद्धि का, तो तात्विक विचार है। और लास्ट में, अंत में क्या है? प्रत्यक्षवादी यानी कि विज्ञानवाद के विचार है। वैज्ञानिक यानी किसकी सोच क्या हो गई? जो प्रत्यक्ष है, जिसको हम देख सकते हैं, वही कहीं ना कहीं वैज्ञानिक है। तात्विक, इन दोनों के बीच की संक्रमण कालीन अवस्था मानी जाती है। पहले मानव धार्मिक आधार पर सब कुछ ईश्वर ने किया, उसी को आधार बनाकर सोचता था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। तो ये इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो संक्रमण कालीन अवस्था है। आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए संक्रमण कालीन अवस्था किसको माना जाता है, तो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। ये जो कांट ने मानव विकास के 3 नियम दिए, इनकी कुछ उपनियम भी इनके द्वारा बताए गए, उसको ध्यान रखिएगा। धार्मिक का नियम उन्होंने बताया प्रेतवाद, तात्विक का उन्होंने बताया बहुदेववाद, और प्रत्यक्षवादी का उन्होंने बताया एकेश्वरवाद। ये भी याद रखिए। पहले प्रेतवाद के आधार पर, यानी कि धार्मिक कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति होती हैं जिनको प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं ईश्वर की देन और उसके आधार पर माना गया। फिर उनका देवताओं के रूप में कहा गया, और बहुत सारे प्राकृतिक देवता माने गए, यानी देवताओं में
और फिर लास्ट में विकास हुआ तो कहा ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर स्वयं क्या है, एक ही है, तो वो एकेश्वरवाद, यानी कि जिसको मोनोथिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके 3 उपनियम भी ध्यान रखिएगा, प्रेतवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, यानी कि दे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी। अब पाश्चात्यकरण का मतलब ही क्या है, सिंपल सी बात है, पश्चिमीकरण, यानी कि पश्चिम की जो विचारधारा है, पश्चिम की जो कल्चर है, पश्चिम के जो मूल्य हैं, उन सबको अपनाने की अवधारणा क्या कहलाती है, पाश्चात्यकरण। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी ये इस तरह की विचार आए तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, M.N. श्रीनिवास आपके दिमाग में होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि पाश्चात्यकरण के अंतर्गत क्या होता है, जो भी देश या समाज के लोग होते हैं वो पश्चिम की सभ्यता के, संस्कृति के, उनके गुणों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी लाइफ स्टाइल को मनाते हैं। ठीक है, और अपनी मान्यताओं को क्या कहते हैं, ये थोड़े आउटडेटेड हो गई है, समझ में आ गया, उनके मूल्य उनको पुरातन समझने लगते हैं। यही एक चीज़ आपको देखने की है। ठीक है, तो M.N. श्रीनिवास याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें सुमेलित करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी किताबें, मैं कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर आपने उनको ढंग से पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर लोगे। तो बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात किसके द्वारा की गई, स्पेंसर के द्वारा की गई। तो ये पुस्तक किसने लिखी, स्पेंसर। दूसरी, होली फैमिली, होली फैमिली किसने लिखी, कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये पुस्तक बताइए, आपके एग्जाम्स में मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई, कई बार बता चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा, दुर्खिम के द्वारा। किसके द्वारा, दुर्खिम के द्वारा पुस्तक लिखी गई। तो लास्ट है, थ्योरी ऑफ सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात किसने करी है, मैक्स वेबर के द्वारा ये बात कही गई है। समझ में आ गया। और ये कुछ किताबें हैं भी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, मैक्स वेबर के द्वारा। और ये किसने लिखी, दुर्खिम ने। और ये किसकी है, कार्ल मार्क्स की। किताबें बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक एवं सावयिकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है। सिंपल प्रश्न था, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, आपको इसका आंसर ध्यान भी होना चाहिए। और मैं कई बार आपको अपनी क्लास में ये बता भी चुका हूँ कि इसका ध्यान रखिएगा। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया। जब ये चीज़ आ जाए, यांत्रिक और साथ साथ में कौन सा, सावयवी, यानी कि एक जीव के रूप में, तो एक जीव के रूप में और यांत्रिक के रूप में करने वाला कौन था, इमाइल दुर्खिम। ध्यान रखिएगा, इमाइल दुर्खिम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने कहा समाजशास्त्री हैं, इनसे निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इनकी किताब का नाम बताया था, बताइए जल्दी से, उसी में इनको ये प्रतिपादन किया इन्होंने, इस सिद्धांत का क्या बताया था, मैंने कहा द डिवीजन। याद रखिएगा ये किताबें, अगर ये किताबें याद नहीं रही तो याद रखने का फिर आप की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, उसको ध्यान रखिएगा। लेबर इन सोसाइटी, ये कहीं ना कहीं पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, श्रम विभाजन की बात इन्होंने कहीं ना कहीं कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रय के द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या है। क्रय विवाह, ध्यान रखिएगा, क्रय का मतलब मैंने कहा था आपको, विवाह कितने तरह के, मैंने आपको कहा था विवाह के कुल 8 प्रकार, 4 उच्च श्रेणी के और 4 आपको बता चुका हूँ निम्न श्रेणी के। जो निम्न श्रेणी के 4 विवाह होते हैं वो कौन से होते हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और एक गंधर्व विवाह। ये 4 विवाह कौन सी कैटेगरी को हो गए। और जब ये कैटेगरी की बात आ गई तो क्रय की बात हो गई, आपको ध्यान रखना है। और जब क्रय की बात होगी तो क्रय करके जो हिंदू विवाह किया जाता है वो एक निम्न कोटि का विवाह है और वो एक प्रकार का असुर विवाह है। इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ लिया
जाता है। राक्षस विवाह की बात करें तो राक्षस विवाह में क्या किया जाएगा, अपहरण करके जिससे विवाह करना है उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद उसके साथ विवाह कर लिया। पिशाच विवाह इससे भी गलत है का बिना मन मर्जी के, आपको पता है बिना सहमति के, और कोई महिला अगर होश में नहीं है तो उस आधार पर उसके साथ पहले क्या बना लेना, शारीरिक संबंध बना लेना, ये इस तरह का विवाह, ये सबसे निकृष्ट हो गया, ये उससे थोड़ा निकृष्ट हो गया और ये उससे उनसा थोड़ा सा निकृष्ट हो गया। तीनों विवाह ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्रय किया जाता है, इसमें अपहरण किया जाता है और इसमें शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं जब वो महिला अचेतन अवस्था में हो और बिना उसकी सहमति के। गंधर्व विवाह मैंने बताया था, लव मैरिज आज की तारीख में। ये 4 विवाह आपको ध्यान रखने हैं जो निकृष्ट श्रेणी के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये पुस्तक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ह्यूमन मैरिज के बारे में, एकल विवाह के बारे में बताया किसने था, वेस्टरमार्क ने, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था एकल विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, ये बात इनके द्वारा बताई गई थी, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक से कई बार इसमें मानव के जो विवाह है, मानव विवाह के इतिहास की जानकारी कहीं ना कहीं इस पुस्तक में दी गई और किसने लिखी, वेस्टरमार्क के द्वारा लिखी गई, तो इसको याद रखिए। मानव विवाह के इतिहास के अध्ययन इसमें या विश्लेषण इसके द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। सिंबॉलिक की बात करी थी तो ध्यान रखिएगा, मेरी क्लासें अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो, सिंबॉलिक का मतलब क्या होगा, प्रतीकात्मक, और जब प्रतीकात्मक की बात आएगी तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जीएच मीड, कौन सा, जीएच मीड के द्वारा ये बात कही गई, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद। जब आप दृष्टिकोण पढ़ोगे तो दृष्टिकोण के अंदर एक टॉपिक आएगा मानवीय दृष्टिकोण, कौन सा, मानवीय दृष्टिकोण, और उस मानवीय दृष्टिकोण के कई सारे उपागम या फिर अप्रोच आएगी, और उन अप्रोचों में एक अप्रोच आएगी कौन सी, यही प्रतीकात्मक, यानी कि इसमें कहा गया प्रतीकों या सिंबल के द्वारा ही अध्ययन किया जाएगा। अंत्यक्रिया के अंदर जो होता है, अंत्यक्रिया किसके कारण होती है, अंत्यक्रिया प्रतीकों के माध्यम से होती है। वो प्रतीक कुछ संकेत हो सकते हैं, कुछ भाव हो सकते हैं, कुछ मूल्य हो सकती हैं, कुछ भाषा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उन प्रतीकों की बात कही गई, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात इसके द्वारा की गई। और ये इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जीएच मीड और मीड के अलावा ब्लूमर भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे, और रॉबर्ट मार्क भी इससे जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, मीड, ब्लूमर और रॉबर्ट मार्क का कहीं ना कहीं संबंध किससे है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये कौन सा उपागम है, ये मानवीय दृष्टिकोण का उपागम है, जिसे प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उसको देखिएगा, क्या कह रहा है वो कह रहा है, फिर वापस कह रहा है कि कौन सी पुस्तक सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से 3 पुस्तकें सही हैं और उसके अलावा एक पुस्तक इसमें क्या है, गलत है। अब आप मुझे बताइए, किंग्सले डेविस के द्वारा क्या लिखी गई, तो किंग्सले डेविस के द्वारा ह्यूमन सोसाइटी लिखी गई, ये सही है। गिलीन एंड गिलीन के द्वारा क्या लिखी गई, कल्चरल सोशोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। के.एम. कपाड़िया के द्वारा क्या लिखा गया, के.एम. कपाड़िया के द्वारा हिंदू मैरिज पुस्तक नहीं लिखी गई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैकाइवर और पेज के द्वारा सोसाइटी लिखी गई। हाँ, तो के.एम. कपाड़िया के द्वारा हिंदू मैरिज पुस्तक नहीं लिखी गई। के.एम. कपाड़िया के द्वारा फिर कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो ध्यान रखिएगा, मैं पहले लिखा चुका हूँ अपनी किताबों में, बता चुका हूँ क्वेश्चनों में, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, के.एम. कपाड़िया के द्वारा लिखी गई, मैंने आपको बताया था। और कपाड़िया कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको याद रखिए। इन्होंने कहा था हिंदू विवाह क्या है, एक
संस्कार है, और उसके 3 धर्म, प्रजा और रति, ये 3 उसके उद्देश्य इनके द्वारा बताए गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? से इसका आंसर होगा। के.एम. कपाड़िया की पुस्तक नहीं है, कौन सी? हिंदू मैरिज, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन था? सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने मेरा वीडियो देखे हों तो आप इसके अंदर बता सकते हो। ध्यान रखिए, 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रारंभ करने वाला कौन था? 2 चीज़ें ध्यान रखिए। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किस में आएगा? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक मानवीय दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है, उसके अंदर क्या आया था? प्रत्यक्षवाद अप्रोच के रूप में, उसके अंदर प्रकार्यवाद, उसके अंदर संरचनावाद, ये सब किसके ऊपर? अभी मानवीय के मैंने आपको क्या बताए थे? अभी आपने देखा होगा, अभी बताया था सिंबॉलिक, यानी कि प्रतीकात्मक, ये आया था। इसके अंदर और आ सकता है प्रघटना शास्त्र, फिनोमोलॉजी। इसके अंदर आ सकता है नृजाति विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी। इसके अंदर आ जाता है आमूल चूमूल, परिवर्तनवादी, रेडिकल। ये सब कहीं ना कहीं आपको मानवीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलेंगे, और ये सारे कहीं ना कहीं आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चरल फल की प्रकार्यात्मक परीक्षण की बात देने वाला कौन था? इमाइल दुर्खिम। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्रकार्यात्मक की बात करें कि इसको प्रारंभ करने वाला, बिल्कुल, अब इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा। प्रारंभ करने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन ऑप्शन इसके अंदर वो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। स्टार्ट तो किसने किया था? स्पेंसर ने, क्योंकि स्पेंसर ने कहा था जैसे जैसे जीव से तुलना करी थी समाज की। जैसे जीव है, जीव के अलग अलग जैसे शरीर का डेवलपमेंट होता है, शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही समाज के अलग अलग अंग होते हैं, उनका हर एक का अलग अलग कार्य होता है। एक अंग का दूसरे के ऊपर प्रभाव निश्चित दिखाई देता है, यही प्रकार्यवाद था। तो स्पेंसर ने दिया था, लेकिन इसको व्यवस्थित जो किया था, व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? इमाइल दुर्खिम को। इमाइल दुर्खिम को। तो स्पेंसर नहीं है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खिम को। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करें। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और दर्शात्मक के रूप में किसने विभाजित किया? सिंपल सी बात ध्यान रखिए। एक मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताया था, और चक्रीय सिद्धांत में मैंने आपको ये 4 नाम बताए थे, जिसमें आप स्प्रेंगर, टायनबी, पेरेटो और सोरोकिन। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा उसको समझ लीजिए। तो सोरोकिन जो था, उसने सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत कैसा था? पहले तो ध्यान रखिए, चक्रीय सिद्धांत था, और इसे घड़ी और पेंडुलम का सिद्धांत भी माना जाता है। घड़ी या पेंडुलम का सिद्धांत भी माना, पेंडुलम का सिद्धांत, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 3 तरह की संस्कृति की बात करें, इंद्रिय परक, दूसरी विचारात्मक और तीसरी आदर्शात्मक। ध्यान रखिएगा, वो घड़ी के पेंडुलम की जगह 3 बताई थी। जैसे घड़ी का पेंडुलम नहीं होता, एक ये, एक इधर जाएगा एक बार, और एक बार इधर जाएगा। तो ये 3 संस्कृतियों के बारे में बताया था किसने? कहीं सोरोकिन के द्वारा। और सोरोकिन का ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? चक्रीय सिद्धांत कहलाता है सामाजिक परिवर्तन का। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर याद रखिएगा, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और ना ही उसकी दासी, अपितु उनकी भगिनी के रूप में इसको माना जाता है। एक डेफिनेशन है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी
जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा। बार्न्स और कहीं ना कहीं बेकर, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये लिखा सही नहीं गया, नर्स एंड बेकर, ये याद रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में 2 से 3 पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समाज के उद्ध विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? समाज के सिद्धांत की बात किया। और जब भी मैंने आपको कहा था उद्ध विकास की बात है, इवोल्यूशन की बात है, ये उद्ध विकास का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। अभी हमने पढ़े थे ना दृष्टिकोण के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके अंदर उद्ध विकास भी आता है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिए। जो मैंने अभी आपको बताए थे प्रत्यक्षात्मक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, उसमें उद्ध विकास भी आएगा। और जब भी उद्ध विकास आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि ये डार्विन से प्रभावित है। और जब डार्विन से प्रभावित है तो डार्विन का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत को ये लेकर आए थे किसमें? सोशियोलॉजी में, जिसमें उद्ध विकासीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी, मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फर्स्ट प्रिंसिपल में ही इनके द्वारा ये कहीं ना कहीं ये सिद्धांत लाया गया। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगस्त काम्टे ने त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत में दिए? क्वेश्चन को देखिए, त्रिस्तरीय नियम, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदल दिया। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो मैंने आपको कहा था त्रिस्तरीय नियम ही कौन से थे? धार्मिक से फिर तात्विक, और तात्विक से प्रत्यक्ष होती। अब सामाजिक परिवर्तन के कई सिद्धांत हैं। अभी उसमें चक्रीय सिद्धांत की हमने अभी बात करी थी पिछले क्वेश्चन में। चक्रीय सिद्धांत कहता है वापस घूमकर वापस वैसे का वैसा ही आएगा चक्र। उस परिवर्तन को कहेंगे जो पहले ऊपर था वो नीचे, या जो नीचे था वो वापस घूमकर ऊपर जाएगा, उसे चक्रीय कहते हैं। लेकिन एक कहते हैं एक सीधी रेखा में जो विकास होता है वापस मुड़कर नहीं आएगा, विकास आगे ही बढ़ता चला जाएगा, उसे कहते हैं रेखीय विकास। तो मानव पहले क्या सोचता था? सब कुछ धर्म के आधार पर विचार था, फिर उसने थोड़ा सा लॉजिकल होना सीख गया और फिर उसने पूरा साइंटिफिक होना सीख लिया। तो धीरे धीरे उस रेखीय विस्तार उसका कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अगस्त काम्टे ने जो विकास सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया उसे रेखीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम के द्वारा दी गई समाजशास्त्रीय विषय वस्तु में शामिल नहीं है? सब्जेक्ट मैटर की हमने बात करी थी। और ये 1 या 2 एग्जाम्स में बार बार पूछा भी गया, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ उनके द्वारा नहीं की। तो मैंने आपको कहा था सामाजिक स्वरूप, सामाजिक शरीर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और साथ साथ में जनरल सोशोलॉजी। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। मॉर्फोलॉजी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी, ये 3 ध्यान रखिए। मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, हिंदी में याद नहीं हो तो ये 3 चीज़ें दी गई किसके द्वारा? दुर्खिम के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, सामाजिक विरासत में दी गई। और सामाजिक विरासत किस में दी गई ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ लिखवा चुका हूँ, आप मेरा वीडियो देख चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाही क्या चीज़ की मनाही है? 1955 का सिद्धांत दिया गया, उसमें कौन सा विवाह है जो हिंदू विवाह के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसको ध्यान रखिएगा। तो वो विवाह कौन सा होता है? सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, सगोत्र विवाह, उपयुक्त सभी। तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता, तो मनाही किस में है? तो मनाही ध्यान रखिएगा कि मनाही किसके अंदर की गई है? तो मनाही सपिंड विवाह में की गई है। और कैसी मनाही है? इसमें कहा गया कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर
संबंधों को क्या माना गया, अवैध माना गया कि यानी कि उनके जो पीढ़ियों के वंशज होंगे वो सैपिंड कहलाएंगे। जब वो सैपिंड कहलाएंगे तो उनके अंदर क्या नहीं हो सकता, विवाह नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा। और जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तत्वों का प्रयोग नहीं करता है, तो ये एक डेफिनेशन है और मैंने कहा आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। इसको ध्यान रखिएगा और डेफिनेशन निश्चित तौर पर एग्जाम्स में आएगी, तो ये फैक्चुअल बात है। तो ये पी.एस. सोरोकिन के द्वारा ये डेफिनेशंस दी गई। आपको पता ही है, मैंने कहा था अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं और येल विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया था, इन्हें प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय भी वहीं पर जाता है, ठीक है, अमेरिकन के, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन थी जो सीधी आई थी, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा एम जॉनसन के द्वारा, पार्सन्स के द्वारा, मर्टन के द्वारा और या फिर जी.एच. कूले के द्वारा। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई? मर्टन के द्वारा, रॉल्फ मर्टन के द्वारा ये दी गई है, जिसमें कहा गया एक व्यक्ति जब किसी समूह का सदस्य नहीं रहता और उसका सदस्य बनना चाहता है, ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब एक व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं होता और वो उसका सदस्य बनना चाहता है तो वह ऐसे उस समूह के मूल्य और प्रतिमानों को अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, और वही प्रत्याशित सामाजिकरण। प्रत्याशित का मतलब एक्सेप्शन सोशोलॉजी, सामाजिकरण करना चाहता है। क्या करना चाहता है सामाजिकरण? मैं फिर बता दूं, जो व्यक्ति किसी समूह का सदस्य तो नहीं है लेकिन उस समूह का सदस्य बनना चाहता है, तो सदस्य कैसे बनेगा? जब वो क्या करेगा, उस समूह के मूल्य और उनके जो भी प्रतिमान होंगे, जो सिंबल्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, उनके अनुसार अपने आप को कार्य करने का वो क्या करता है, प्रयास करता है उनके हिसाब से, तो उसे कहा गया प्रत्याशित सामाजिकरण। और ये मर्टन के द्वारा दी गई अवधारणा है, इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए बंद भी समाज नहीं है, ये किसने कहा? ये एक फिर डेफिनेशन आ गई, ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन, और मैंने कहा डेफिनेशन हर एक एग्जाम में 2 से 3 आपकी पूछी गई है, इसीलिए इस पेपर के अंदर मैंने 2-3 किताबों के क्वेश्चंस और 2-3 डेफिनेशंस के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है, जिससे आप उस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं पकड़ पाएँ। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए बंद समाज भी नहीं रहा, ये किसने कहा? ये M.N. श्रीनिवासन के द्वारा कहा गया है, जिन्होंने संस्कृतिकरण की, पुनः संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, पश्चिमीकरण की अवधारणा जिनके द्वारा दी गई, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने मैसूर के अंदर अपना अध्ययन किया था। कहाँ पर? मैसूर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, इसी तरह के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है। और इनकी पुस्तक मैं आपको फिर भी बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो, सोशल चेंज, ये लिखा चुका हूँ मैं, अगर आपको याद है तो, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। याद तो अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, ये कई बार मैं पुस्तक लिखा चुका हूँ। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडियन विलेज, इनकी एक और पुस्तक है, वो भी मैं आपको लिखा चुका हूँ। ये पुस्तक इनके द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकरण को लेकर इन्होंने अपना अध्ययन, कहीं ना कहीं ये सारी विशेषताएं किसने बताई गई है? M.N. श्रीनिवास के द्वारा बताई गई। और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, दूसरी इंडियन विलेज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, तीसरी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर इनके द्वारा लिखी गई। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण जैसी विशेषताएं कहीं ना कहीं इनके द्वारा दी गई हैं, और साथ साथ में मैसूर के अंदर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। ये कुछ आज के क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आने की संभावना है। तो
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।